Hello, my young friends. Good morning. How are you? आप सबके सब अच्छे होंगे। मेरा जो पिटारा खुला था, याद है ना? एमसीक्यू के लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शुरू होने जा रहा है 12th का एमसीक्यू का पिटारा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आज है नंबर 4। ये नंबर 4 आज है, सेट 4। आप पूरा वीडियो अंत तक बने रहेंगे, बहुत ही फायदेमंद है। आप एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, किसी कुचालक पर दिया गया आवेश वितरित होता है। कंडक्टर, बैड कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। यहाँ कह रहा है कुचालक है वो। कुचालक पर दिया गया आवेश होता है कहाँ? सतह पर, सतह के अंदर, सतह के बाहर, इनमें से कोई नहीं। अगर कंडक्टर रहता ना, चालक अगर रहता, तो चालक पर अगर आप आवेश देते तो ये पूरा में फैल जाता है, सतह पर पूरा फैल जाता है। लेकिन कुचालक में क्या होता है, जहां पर आप देंगे ना, उसी जगह पर आ जाएगा, एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट रहेगा। इसलिए किसी कुचालक पर दिया गया आवेश वितरित होता है, ये सतह पर ही रहेगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा इस पर। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अगर मान लीजिए एयर मीडियम है, ये एयर मीडियम है, तो धारिता का फॉर्मूला आप जानते होंगे, सी ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी इंटू एप्सिलॉन आर। ये अगर आपका समांतर प्लेट है, इसके बीच कोई पदार्थ आप रखे हैं, ये इसका परावैद्युतांक है। ए क्या है? ए है प्लेट का क्षेत्रफल, ये है प्लेटों के बीच की दूरी, और ये है प्लेट के बीच का माध्यम। ए हो गया आपका प्लेट का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन आर जो है वो प्लेट के बीच का जो पदार्थ रखे हैं उसका परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, और बी है प्लेट के बीच का डिस्टेंस। देखिए क्या कहता है, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। प्लेट का क्षेत्रफल देखिए वहां ए है, निर्भर करती है। प्लेटों की धातु, अब ये धातु मेटल वहां पर मेंशन नहीं है। प्लेटों के बीच का माध्यम वो है आपका एप्सिलॉन आर, प्लेटों के बीच की दूरी है, इसलिए इस पर निर्भर नहीं करती है वो। प्लेटों की जो धातु है, मेटल जो बना है, किसका है, उस पर वो निर्भर नहीं करती है। तीसरा देखिए, एक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका याद है आपको, सोलेनॉइड। आप उसको रिकॉल कीजिए, वहां पर आप जब परिनालिका के बारे में पढ़े होंगे, तो वहां आप पढ़े होंगे इस तरह से। परिनालिका का मतलब हुआ ये, इस तरह से एक कॉइल है, धारावाही परिनालिका है। अगर इससे करंट पास कर रहा है, इधर से निकल जा रहा है इसे, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये परिनालिका कहलाता है, लेकिन इसको सोलेनॉइड कहते हैं। एक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक समान और मजबूत, मतलब यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसलिए इसका आंसर यही होगा, पहला ही होगा। एक समान और मजबूत, असमान और मजबूत, एक समान और कमजोर, असमान और कमजोर, ये सब नहीं होगा। मतलब ये यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग है, ये नॉन यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग है। ये यूनिफॉर्म एंड वीक है, और ये नॉन यूनिफॉर्म एंड वीक है। तो स्ट्रॉन्ग है और यूनिफॉर्म होता है। ये तीसरा क्वेश्चन होगा। नंबर 4 में आइए, देखिए, ध्रुव और विषुवत पर क्रमशः नमन कोण, एंगल ऑफ डिप, आप पढ़े हैं ना, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ 3 प्रकार का होता था, नमन कोण, दिक्पात कोण और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो नमन कोण का मेजरमेंट हम लोग डीप सर्किट से करते थे। कहता है कि ध्रुव पर और विषुवत रेखा पर, कभी ध्रुव पर लिखा रहेगा, कहीं भूमध्य रेखा पर लिखा रहेगा, कितना होता है। तो ध्रुव पर याद रखिएगा 90 डिग्री, और विषुवत पर 0 डिग्री। तो यहाँ देखिए 90 और 0 क्रमशः दिया हुआ है, पहले इसका आंसर फिर इसका आंसर।
तो 90 और 0, देखिए यहाँ पर 0 और 90 भी है, यहाँ है 90 0, तो कौन सा आप चूज करेंगे? तो डी को चूज करेंगे, डी को, क्योंकि यहाँ ध्रुव लिखा हुआ है, तो ध्रुव पर 90 है और विषुवत पर 0 है। नंबर 5 में आइए, देखिए तांबे के पतले तार की तुलना में तांबे की छड़ का प्रतिरोध होता है। तांबे के पतले तार की तुलना में तांबे की छड़ का प्रतिरोध नहीं, विशिष्ट प्रतिरोध, याद रखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध, इसको हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। तांबे के पतले तार की तुलना में तांबे की छड़ का, या तांबे की छड़ का प्रतिरोधकता, या कह सकते हैं आप इसको प्रतिरोधकता होती है, इसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं हम लोग, रेसिस्टिविटी। तो आप वहां प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर जब पढ़े होंगे, तो प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, कंडक्टर के लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर निर्भर करता है, और प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है जो उस पर निर्भर नहीं करता है, वो मेटेरियल पर निर्भर करता है। कॉपर का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा। इसलिए यहाँ देखिए तांबे का पतला तार भी है और तांबे का छड़ भी है, इसलिए दोनों का सेम रहेगा, कम भी नहीं होगा, अधिक भी नहीं होगा, समान होगा। लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर निर्भर करता है, ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नंबर 6 पर आइए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विद्युत विभव V के बीच संबंध होता है, मतलब V और E के बीच संबंध होता है। तो हम लोग E, V और E का फॉर्मूला लिख देंगे, तो आपको वहां मिल जाएगा E इक्वल टू माइनस dV बाय dx, इसको हम लोग कहते हैं वेग विभव प्रवणता, ये हो गया dV बाय dx, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है, इसलिए यही दोनों के बीच का रिलेशन होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7वां देखिए क्या कह रहा है, एक आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में कोई बल नहीं लगेगा, नो फोर्स विल एक्ट ऑन ए चार्ज, जब चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के बीच का कोण होगा, व्हेन द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज, कितना एंगल होने से उस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा। फॉर्मूला याद है आपको? याद कीजिए फॉर्मूला, देखिए F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला है आपका, साइन थीटा। क्यू हो गया चार्ज, v हो गया वेलोसिटी, b हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा हो गया एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज। थीटा का मान वहां कितना हम पुट करेंगे कि फोर्स का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, तो यही देखिए ना, पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री 0, ये 0 हो जाएगा, ये सब में कहीं पर भी 0 नहीं आएगा, ये साइन 91 हो जाएगा, साइन पाई बाय 4 45 डिग्री हो जाएगा, और पाई बाय 45 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 नहीं आएगा, इसलिए व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, पाई दैट इज 0। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युतांक पदार्थ रखने से उसकी धारिता, the capacity of a parallel plate capacitor when a dielectric medium is introduced between the plates will be, क्या होगा उसका, देखिए जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित, इनमें से कोई नहीं, डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, नो चेंज, नन ऑफ दिस। तो फॉर्मूला आपको बताए थे, फॉर्मूला अभी तुरंत हम लोग, इसके पहले कोई एक प्रॉब्लम्स था उसमें देखिए आपको बताए थे, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाय डी, ये फॉर्मूला आपको बताया था। तो ये जो एप्सिलॉन आर है ना, ये परावैद्युतांक है, दैट इज परावैद्युतांक, तो ये बढ़ा देगा इसको, है ना, मल्टीप्लाई है, इसलिए ये बढ़, अगर 8 टाइम्स वाला रखते हैं तो 8 मतलब अगर उसका डायरेक्टिव कांस्टेंट 8 है तो 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 है तो 4 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, व्हाट हैपेंस, घटता है, डिक्रीजेस, बढ़ता है, इंक्रीजेस, अपरिवर्तित, नो चेंज, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, आपको बार बार कह रहे हैं, जितना
फॉर्मूला है, आप पढ़ने बैठते हैं एक जगह लिख करके, और सामने अगर माथा ऐसे तकिया पास रखते हैं तो सामने वाले दीवार पर रख दीजिए लिख के। जैसे ही आँख खुलेगी फॉर्मूले पर पड़ेगा। आपको एक फॉर्मूला याद है इसका, चालक वाला, रेसिस्टेंस वाला? आपको बताते हैं, देखिए, आर टी R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी। ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का रेसिस्टेंस है और ये T डिग्री सेल्सियस पर है। तो R0 इंटू 1, R0 आ जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब ये R0 में बढ़ेंगे तो ऐड हो जाएगा, उतना तो बढ़ जाएगा ये। मतलब इसको अगर आप तोड़ेंगे तो R0 इंटू 1, R0 अल्फा इंटू टी, दैट इज RT। तो ऑटोमेटिक RT इज ग्रेटर देन R0, इतना बढ़ेगा ना, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, इंक्रीजेस, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस पदार्थ का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से घटता है? यहाँ चार्ट तो आपको मटेरियल दिया हुआ है, कहता है कि इसमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है कि जिसका रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो डिक्रीज करेगा। यहाँ पर देखिए ना, इसका क्वेश्चन तो यहीं पर हम आंसर बता दिया आपको। किसी चालक का प्रतिरोध, कंडक्टर, कंडक्टर का रेसिस्टेंस तापमान बढ़ाने से बढ़ेगा और तापमान बढ़ाने से, घटाने से घटेगा। यहाँ कह रहा है कोई कंडक्टर का अगर हम तापमान बढ़ने से तो बढ़ेगा, यहाँ देखिए सिल्वर कंडक्टर है बढ़ेगा, गोल्ड कंडक्टर है बढ़ेगा, कॉपर कंडक्टर है बढ़ेगा। SI क्या है? SI, व्हाट इज SI? SI सिलिकॉन, सिलिकॉन इज सेमी कंडक्टर, अर्धचालक। और जब ये पता कर गया था वैज्ञानिकों ने, इसका पता लगाया था, तब एक भूकंप टाइप का आ गया आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्ल्ड में, कि सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है, इसलिए इसका आंसर यहाँ हो जाएगा सी, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक आवेश Q R त्रिज्या के गोलाकार गॉसियन सतह से घिरा हुआ है, त्रिज्या को 2 गुना करने पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा? मतलब एक गॉसियन सरफेस है, वो एक चार्ज Q को इनक्लोज किए हुए है, मतलब ये आपका एक गॉसियन सरफेस है, इसका रेडियस R है और इसके अंदर प्लस Q चार्ज है। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक आवेश Q R त्रिज्या के गोलाकार गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ है, a charge Q is enclosed by a Gaussian surface of radius R when the radius is doubled। अगर इस त्रिज्या को डबल कर दिया जाए, ये कर दिया जाए तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कितना बाहर निकल रहा है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना निकल रहा था उसी से निकालेगा। तिगुना कर दें, 4 टाइम्स कर दें, हाफ कर दें, इसलिए देयर विल बी नो चेंज। यहाँ कह रहा है कि आधा हो जाएगा, हाफ, 4 गुना हो जाएगा 4 टाइम्स, अपरिवर्तित नो चेंज, 2 गुना 2 टाइम्स, इसलिए नो चेंज, अपरिवर्तित। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन इन कर रहा है, कैसे? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसमें ये मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है ऐसे, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां प्रवेश कर रहा है ऐसे, परपेंडिकुलर 90। एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा? व्हाट विल बी द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट एंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? दिस विल बी सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ में से ये घूमेगा ये, इसलिए दैट विल बी वृत्तीय, यहाँ पर लिखा है वृत्तीय, परवलयिक, रैखिक, सर्पिल, ये आपको ये कहलाता है आपका लीनियर हो जाएगा ये, और ये हेलिकल पाथ कहलाता है सर्किल, और ये पैराबोलिक हो गया, ये सर्कुलर हो गया, सर्कुलर, पैराबोलिक, लीनियर एंड स्पाइरल, ये हो जाएगा हम लोग का वृत्तीय हो जाएगा, वृत्तीय हो जाएगा हम लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दो समानांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो किस प्रकार होगा? इफ इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू
टू पैरेलल वायर्स इन द सेम डायरेक्शन, समान दिशा होना चाहिए, एक ही दिशा में होना चाहिए। मतलब इस ढंग से है आपका, ये वायर है, दोनों वायर से इलेक्ट्रिक करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सेम डायरेक्शन फ्लो कर रहा है। इससे भी I1 है, इससे भी I2 है। तो कहता है कि अगर ये d डिस्टेंस पर है तो दोनों के बीच फोर्स कैसा होगा। एक सेम डायरेक्शन में आता है, दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन वाला भी, जैसे उसके नीचे भी वही क्वेश्चन डाला है। मतलब इस तरह का क्वेश्चन जो होता है ना, बर्निंग टॉपिक्स जिसको कहते हैं हम लोग, मतलब लगेगा कि इस तरह का क्वेश्चन पेपर में सेट है, बहुत बार पूछा गया है। इसलिए हमने ऐसे ही क्वेश्चन को लाया है जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है और उसके आने की मैक्सिमम चांस बनता है। इसलिए आप मेरे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और फिर शेयर कर दिए तो फिर हमारा किस्मत ही खुल जाएगा। इसलिए यहाँ देखिए, दो समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है, तो उनके बीच का जो बल होगा वो आप पढ़े होंगे वहां पर फॉर्मूला में, वो अट्रैक्शन का फोर्स होता है, आकर्षण का बल होता है। लेकिन अगर वही करंट ऐसे हो गया, एक में ऊपर है दूसरे में नीचे है, मतलब विपरीत दिशा में जा रही है। क्वेश्चन नंबर 14, दो समानांतर चालकों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, करंट फ्लोस थ्रू टू पैरेलल वायर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, उनके बीच का फोर्स क्या होगा, व्हाट विल बी द फोर्स, दैट विल बी रिपल्शन का फोर्स होगा, वो प्रतिकर्षण, इसको आप विकर्षण कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, साइक्लोट्रॉन त्वरित करता है, साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट्स। आप याद रखिएगा, बोर्ड मॉडल्स का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है यूनिट थर्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें साइक्लोट्रॉन और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दो इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जाता है। धन आवेशित कण, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, साइक्लोट्रॉन त्वरित करता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, धनावेशित आयन, ऋणावेशित आयन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। आपको क्लियर हो गया, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। नेक्स्ट कम टू प्रॉब्लम नंबर 16। अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन क्या है दोनों के बीच, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, यूनिट सेकंड का है, इलेक्ट्रिक करंट का। वहां आएगा आपको डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड फाइंड इट्स रिलेशन विथ इलेक्ट्रिक करंट। तो वहां पढ़े होंगे I इक्वल टू ANEVD, ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच कौन सा रिलेशन सही है, तो आपको उसको चूज करना पड़ेगा। यहाँ पर दे रहा है कि ये जो VD है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच क्या रिलेशन आता है, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है, याद रखिएगा, VD इक्वल टू EE बाय M इंटू टाउ। यहाँ देखिए VD इसके समानुपाती है, नहीं डायरेक्टली हो गया ना, डायरेक्टली हो गया, मतलब ये E हो गया, VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। क्वेश्चन नंबर 17, संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए सत्य नहीं है, मतलब कंडेंसर में जो एनर्जी स्टोर करता है ना, उसका 3 फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूला है, यहाँ 4 दिया हुआ है। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंडेंसर जो है वो 4 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला उसका होता है, यहाँ 4 दिया हुआ है। आपको कहता है इसमें विच वन इज नॉट, इसमें से कौन नहीं है। हाफ सी वी स्क्वायर होता है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है, हाफ क्यू इंटू वी भी होता है, और हाफ क्यू स्क्वायर सी होता है, ये नहीं होता। इसलिए ये आपका आंसर कौन हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आप किसको मारेंगे, आंसर मारेंगे ये डी नंबर, आपका आंसर है, डी नंबर आंसर है। ये सब होता है, हमने बताया आपको, ये इसका आंसर होगा, ये आंसर होगा। यहाँ कह रहा है कि कौन नहीं है, कौन नहीं है, तो डी नंबर, आप क्यू स्क्वायर बाय सी होता है, क्यू सी नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी का चुंबकीय तत्व, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का चुंबकीय तत्व, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, ये
सब्जेक्टिवली क्वेश्चन आता है, किसको कहते हैं? तो देयर आर थ्री फिजिकल क्वांटिटीज विच डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के किसी बिंदु, पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, किस दिशा में होगा, इसका निर्धारण करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है उसी को कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। पृथ्वी का चुंबकीय तत्व, पृथ्वी का चुंबकीय तत्व। तो उसका क्या क्या नाम है? दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। नमन कोण, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। उपरोक्त सभी, ऊपर में जो तीनों आंसर दिया हुआ है वो सही है। इसका मतलब है ये डी, ये तीनों जो है वो मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ के लिए लागू होता है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बीच बीच में थोड़ा घंटी बजा देंगे ताकि हम एनर्जेटिक बन करके आपके साथ दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे। और फिर अगला वीडियो जो होगा मेरे साथ MCQ नंबर 5। थैंक यू। कुछ आपका कमेंट आया है, आपने लिखा है, आप लोगों में से कुछ लोगों ने, कि सिलेबस में जो किस चैप्टर से किस यूनिट से कितने मार्क्स आएगा। तो ये आपको हमने जो मेरा जो प्लेलिस्ट है वहाँ आप देखेंगे सिलेबस ऑफ क्लास 12 फॉर फिजिक्स, तो उसको आप एक बार देख लेंगे तो वहाँ सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। हमने 10 यूनिट्स में फिजिक्स को बांटा है और वो 10 यूनिट्स का कितना मार्क्स डिटरमाइन है दिया गया है, वो वहाँ पर आपको दिखाया गया है। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपकी सहायता करेंगे। थैंक यू।